रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हम द स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो क्लास 12 के लिए है, उसका चैप्टर का नाम है इंग्लिश डाउन द एजेस। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है सो आपका अपलोड किया गया है। पार्ट 2 को यहाँ पर हम देखेंगे कि इंग्लिश डाउन द एजेस में और कौन सी प्रमुख बातें, कौन सी घटना घटी। तो इसमें इस पार्ट में आपको मॉडर्न इंग्लिश के बारे में बताया गया है कि मॉडर्न इंग्लिश में क्या क्या हुआ था। इसके पहले ओल्ड इंग्लिश के बारे में कुछ बातें आई थी, मिडिल इंग्लिश के बारे में कुछ बात आई थी, और इसमें जो थर्ड पार्ट के बारे में आया है मॉडर्न इंग्लिश, जिसको आप न्यू इंग्लिश भी कह सकते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में कौन सी बात आई थी इसको देखेंगे। इंग्लिश यूज्ड since AD 1500 till now, मतलब 1500 AD से लेकर के टिल नाउ, अब तक, जो AD 1500 ईस्वी है से शुरू हुआ और अब तक के जो प्रयोग हुए हैं इंग्लिश में इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। उसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। इसका मतलब कि मॉडर्न इंग्लिश का स्टार्ट कहाँ से हुआ? AD 1500 से लेकर के टिल नाउ, मतलब अब तक के इंग्लिश को कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश। रिसेंटली, हाल में ही, this period is being subdivided into modern and new English। मतलब कि हाल में ही, रिसेंटली का मतलब हाल में ही, दिस पीरियड का मतलब ओल्ड इंग्लिश, दिस पीरियड मतलब ओल्ड इंग्लिश, इज बीइंग सब डिवाइडेड, इसको किया गया है दो भाग में। सब डिवाइडेड मतलब दो भाग में बांटा गया है हाल में ही इसको, इनटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश। या तो इसको मॉडर्न इंग्लिश कहिए या न्यू इंग्लिश कहिए। ये हाल में ही इसको दो भाग में, सब डिवाइडेड मतलब दो भाग में बांटा गया है। किसको? मॉडर्न इंग्लिश को। एक तो मॉडर्न इंग्लिश हुआ और एक न्यू इंग्लिश हुआ। अगला पॉइंट है फ्रॉम द बिगनिंग। बिगनिंग मतलब शुरुआत, शुरुआत से ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। शुरुआत से, किसकी शुरुआत से? मॉडर्न पीरियड के शुरुआत से लेकर के 19वीं शताब्दी के अंत तक, मॉडर्न इंग्लिश के शुरुआत से लेकर के द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के समाप्ति तक, मतलब शुरुआत हुआ था मॉडर्न इंग्लिश का AD 1500 से, वहां से शुरू होकर करके 19वीं सेंचुरी के समाप्ति तक इंग्लिश वाज बेसिकली, इंग्लिश क्या था? बेसिकली, बेसिकली मतलब मूल रूप से, मूल रूप से क्या था? द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइल। आइल मतलब द्वीप, द्वीप जो चारों तरफ समुद्रों से घिरा हुआ हो। तो मॉडर्न पीरियड के शुरुआत से लेकर के 19वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश क्या था? बेसिकली, मूल रूप से क्या था? द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइल। इसको ब्रिटिश आइल कहा जाता था। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश आइल किसको कहा जाता था? तो मॉडर्न इंग्लिश के शुरुआत से लेकर के 19वीं सेंचुरी के अंत तक जो अंग्रेजी था
वह अंग्रेजी बेसिकली मूल रूप से उसको कहा जाता था ब्रिटिश आइल्स कहा जाता था। तो आइल का मतलब द्वीप। अगला पॉइंट है व्हेन द कॉलोनीज, कॉलोनी कहते हैं उपनिवेश को। इसे उपनिवेश का मतलब किसी दूसरे देश का किसी अन्य देश पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन। तो भारत भी कॉलोनी था, उपनिवेश था इंग्लैंड का, अमेरिका भी था। तो जब व्हेन द कॉलोनीज गॉट देयर फ्रीडम, जब जो उपनिवेश था वह आजाद हो गया, मतलब अपनी आजादी प्राप्त कर ली, अर्थात इंग्लैंड ने वह देश छोड़ दिया, तो उपनिवेश खत्म हो गया। तो जब उपनिवेश जो है अपनी आजादी को प्राप्त कर लिया, द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्रीज, तो ब्रिटिश क्या किया, उपनिवेश, जब उपनिवेश की आजादी हो गई मतलब उपनिवेश हट गया, तो इंग्लैंड क्या किया, ब्रिटिश जो है शहर उस देश को छोड़ दिया। बट इंग्लिश वाज एलाइव, छोड़ के तो चला गया, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो भाषा थी वह जीवित रही। मतलब आज भी अंग्रेजी जीवित है इंडिया में, क्योंकि इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो इंग्लिश कंट्री छोड़ करके चला गया, लेकिन अंग्रेजियत जो है उसकी भाषा जो है वह जीवित रही। हेंस अतः न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश स्प्रेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉलोनी जब खत्म हो गया, उपनिवेश खत्म हो गया, इंग्लैंड देश को छोड़ करके चले गए, उनकी सत्ता यहाँ से समाप्त हो गई, तो एक नई वेराइटी की, एक नए किस्म के जो है इंग्लिश जो है स्प्रेड हुआ, फैलना शुरू हुआ इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के भिन्न भिन्न हिस्सों में फैलना शुरू हो गया। सम ऑफ दीज आर, जो फैला इंग्लैंड के यहां से जाने के बाद, उसके उपनिवेश समाप्त होने के बाद, तो जो नई अंग्रेजी की वेराइटी आई वह कहां पर आई, अमेरिकन इंग्लिश में आई, इंडियन इंग्लिश में आई और कैनेडियन इंग्लिश में। क्योंकि अमेरिका, इंडिया और कनाडा ये तीनों उपनिवेश थे इंग्लैंड के, और जब इंग्लैंड छोड़ करके चला गया तो उसकी अंग्रेजी तो यहाँ तो रह गई, तो एक नई वेराइटी की अंग्रेजी जो है इन तीनों देशों में प्रचलित हुआ। वह अमेरिकन इंग्लिश था, इंडियन इंग्लिश था और तीसरा था कैनेडियन इंग्लिश था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, द लेटेस्ट पीरियड, लेटेस्ट मतलब नया, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ and development of the English language may be called the era or period of new Englishes। मतलब जो नया पीरियड जो है इन द ग्रोथ, जो विकास हुआ, विकसित हुआ, डेवलप्ड हुआ, जिसका विकास हुआ, ग्रोथ डेवलपमेंट जिसका विकास हुआ, ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है, जो नया विकास हुआ अंग्रेजी के क्षेत्र में उसको कहा जाता है एरा। एरा मतलब युग, या इसको पीरियड भी कहिए, अवधि, उसको कहा जाता है न्यू इंग्लिशेज। तो न्यू इंग्लिशेज में क्या हुआ, जो नया ताजा जो विकास हुआ अंग्रेजी में, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जो विकसित किया नई अंग्रेजी जो आई, उस इंग्लिश लैंग्वेज को कहा जाता है द एरा या द पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिशेज। उसे न्यू इंग्लिशेज कहा गया है, जो लेटेस्ट विकास हुआ अंग्रेजी में। स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज लाइक ए फ्लोइंग रिवर। अंग्रेजी क्या है, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है, एक बहती हुई नदी की तरह, फ्लोइंग रिवर की तरह है।
वॉन्डरिंग जो भटकती है, घूमते रहती है, कहाँ? एक क्रॉस कंटिनेंट, महादेशों में, पूरे महादेशों में जो है सो घूमते रहती है। एब्जॉर्बिंग द नेटिव सॉइल, और जो जहाँ जिस देश में वह उसका प्रचार होता है, प्रभाव होता है, वहां उस मिट्टी को वह एब्जॉर्ब करती है, मतलब उसको अपने में सम्माहित कर लेती है। एंड एंटरिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपुल, और लोगों के हृदय में भी वह प्रवेश कर जाती है। मतलब द स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है, उसको कवि बता रहे हैं कि वह फ्लोइंग रिवर की तरह है, बहती हुई नदी, जो वॉन्डरिंग, जो घूम रही है, फैल रही है, अक्रॉस कंटिनेंट, चारों तरफ महादेशों में, पूरे महादेशों में, एब्जॉर्बिंग द नेटिव सॉइल, और जिस देश में वह जा रही है उस देश की मिट्टी को एब्जॉर्ब कर रही है, अपना रही है। एंड इंटरिंग, और अपना करके वह लोगों के हृदय में अपना स्थान बना रही है। कौन? द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इन द हार्ट्स ऑफ द पीपुल, मतलब लोगों के हृदय में उसका स्थान बनते जा रहा है। इतना तेजी से वह विकास किया गया। द बेसिक पर्पस, जो मूल उद्देश्य था, ऑफ दिस लैंग्वेज, इस इंग्लिश लैंग्वेज का, मतलब इस लैंग्वेज का जो मूल उद्देश्य था, ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, मतलब मानवीय संचार का, मतलब लोग आपस में वार्तालाप करें, अपने इच्छाओं को व्यक्त करें, अपने भावनाओं को एक दूसरे के प्रति व्यक्त करे और दूसरे की भी भावना को समझे। तो यह जो है कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए, मानवीय संचार के लिए यह भाषा जो है वह बहुत जो है कारगर साबित होता है। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अगला पॉइंट में देखेंगे, एरा मतलब युग। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, विश्व का जहां पर एकीकरण हो, विश्व के लोग एक साथ जुटे, एक मंच पर जुटे। तो ग्लोबलाइजेशन के युग में इंग्लिश हैज बीन फाउंड सुटेबल, अंग्रेजी को क्या पाया गया कि यही भाषा जो है सबसे उचित भाषा है, जहां पर हम विश्व के अनेक लोगों से हम मिल सकते हैं, अपना बातचीत व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे के भावनाओं को समझ सकते हैं। तो यह जब ग्लोबलाइजेशन का युग आया तो इस युग में इंग्लिश हैज बीन फाउंड सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, मतलब अंतरराष्ट्रीय संचार में, मतलब पूरे संसार के लोगों से मिलने के लिए, पूरे संसार के लोगों के साथ अपने बातचीत को व्यक्त करने के लिए यह सबसे अच्छा जो है सो लैंग्वेज के रूप में उभरा। ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, अंतरराष्ट्रीय संचार के लिए, मतलब आप पूरे देशों के साथ आप मिल सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, उनके यहाँ कौन सा सिस्टम है, क्या उनका सिविलाइजेशन है, क्या सभ्यता है, किस चीज का व्यापार करते हैं, मतलब सारी बातें एक दूसरे देशों के साथ शेयर किया जा सकता है। उनकी कठिनाई क्या है, क्या वे अपना व्यापार में किस तरह से प्रगति कर रहे हैं, क्या वहां से किसी सामान का आदान प्रदान एक दूसरे देश के साथ हो सकता है। तो यह बात का जो संचार हुआ इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि यह अंग्रेजी जो है एक उचित स्थान प्राप्त किया, जहां पर आप इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब पूरे संसार के लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं। When there was expansion of the British, यह सब मॉडर्न इंग्लिश की प्रमुख बातें आ रही हैं, मॉडर्न इंग्लिश की।
मतलब मॉडर्न इंग्लिश में काफी व्यापक रूप से इस इंग्लिश भाषा का प्रचार प्रसार हुआ था। When there was expansion of the ब्रिटिश एम्पायर, जब ब्रिटिश एम्पायर का विस्तार हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य, एम्पायर का मतलब साम्राज्य, जब ब्रिटिश साम्राज्य का एक्सपेंशन हुआ, विस्तार होने लगा, द ग्रोथ ऑफ साइंस, तो उसके साथ साथ किसका विकास हुआ? उसके साथ साथ आपका विकास हुआ, साइंस का विकास हुआ, इंडस्ट्री का विकास हुआ, उद्योग का विकास हुआ, पॉलिटिक्स, राजनीति का विकास हुआ, लिटरेचर, साहित्य का विकास हुआ, वाज ऑल्सो इन देयर प्रोग्रेस, इन सभी का जो है सो विकास होना शुरू हुआ। जैसे ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार जब होने लगे, तो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ और किन चीजों का विकास हुआ? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि विद द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में जो विकास हुआ, वह क्षेत्र थे साइंस, इंडस्ट्री, उद्योग धंधे, पॉलिटिक्स, राजनीति, और लिटरेचर, ये भी अपने प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहे थे। इस तरह से आपका द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो दूसरा भाग था, इंग्लिश डाउन द स्टेजेस, ये दूसरा भाग था आपका, इसका पार्ट 2 था और यह अंतिम पार्ट था। यहाँ पर यह समाप्त होता है। पार्ट 1 हमने आपको अपलोड किया है, पार्ट 2 आप इसको 1-2 बार जरूर पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर भी जो है पढ़ाने के बाद आप पढ़ लेंगे, तो क्वेश्चन आंसर भी जो है उसका हम वीडियो बनाएंगे ताकि आप जवाब दे सकें। तो अगले वीडियो में हम द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का तीसरा पार्ट, ओल्ड इंग्लिश, वो चैप्टर थोड़ा लंबा है, उसमें आपको बहुत सारी नई बात आएंगे कि ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या दिक्कत थी, कौन कौन उस समय के जो राइटर आए थे, वो सब आपको उसमें पता लगेगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो जो है आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आता है तो कृपया आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।